दिस साइड फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे सर, रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। और फर्स्ट वीडियो आई होप, मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। ये पार्ट नंबर सेकंड है। क्या है? पार्ट नंबर सेकंड है। किसका है पार्ट नंबर सेकंड सर? ये है पार्ट नंबर सेकंड, रूरल डेवलपमेंट जो चैप्टर है, गाँव का विकास। ठीक है, इसके अंदर अपने मीनिंग देखा था, देन आफ्टर अपने बात की रूरल क्रेडिट्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज क्या होते हैं, ये कुछ चीजें डिस्कस की थी। और आपको अगर नोट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इशू हो तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर लिख रहे हैं, मैं एक बार वापस रिकेप कर देता हूँ। यस, ऑफलाइन नंबर बोलना। 94622055 फॉरवर्ड, 55555541। ठीक है, 946220555541। ठीक है। तो बच्चों, कुछ भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, कुछ खाली इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। तो आपका जो भी डाउट हो, क्वेरी हो रिगार्डिंग द नोट्स क्लास, सारी चीजें आपको अच्छे से पता पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो ये सब चीजें अपन ने अच्छे से कवर आउट कर ली थी। अरे पढ़ लिया ना? हाँ, दिख रहा है पीछे, स्क्रीन क्लियर है। वेरी गुड। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। ये टॉपिक भी एक अच्छा टॉपिक है। अभी तक अपन ने पढ़ा, उसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना वो है नाबार्ड, फर्स्ट। और सेकंड याद रखना है रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। ठीक है। और थर्ड आपका है रूरल क्रेडिट। बस ये तीन टॉपिक आपको अभी तक जो अपने पार्ट में फर्स्ट मिनट देखा था, उसके इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो कहेंगे आपको बोर्ड्स में भी ये देखने को मिलेंगे। चलेगा। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो किसान लोग होते हैं, जो फार्मर्स लोग होते हैं, जो कुछ ग्रो करते हैं, कुछ तो कुछ फॉर द सेल्फ कंजप्शन रखते हैं, कुछ क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जो अपने जो टाउन का जो मार्केट होता है या फिर बड़े मार्केट्स होते हैं वहां पर वो सोल आउट करते हैं। तो इस एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे कि क्या क्या उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्या उनको अच्छी प्राइस पर उनसे जो कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं, क्या उनसे परचेज किए जाते हैं या नहीं किया जाते, या फिर कह सकते हैं कि लोअर प्राइस में उनसे परचेज करते हैं। कैसे क्या सिस्टम चलता है पूरे इंडिया में, या फिर रूरल क्रेडिट का, या फिर कहीं एक्सप्लोटेशन होता है फार्मर्स का। तो ये सारी चीजें जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम थ्रू विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स reach to the our traders from their origin to the spread of the all over the part of the country। यानी कि फार्मर्स के जरिए ही पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो सारी चीजें कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है। आप खुद सोचो ना, अगर ग्रेन्स उगाए ही नहीं फ्राम फार्मर्स, तो क्या अपन ग्रेन्स से क्या ब्रेड या फिर चपाती एंड ऑल क्या कंज्यूम कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, आम लगेगा ही नहीं पेड़ पर, आम लगाने वाला ही नहीं होगा, क्या आम का जूस पी पाओगे? क्या नहीं पी पाओगे सर, नहीं पी पाएंगे। देन फिर पिकल, जब आम ही नहीं होगा तो क्या पिकल बन सकेगा? तो सर पिकल भी नहीं बन सकता। ठीक है, क्या जो फ्रूट्स का किंग बोला जाता है, क्या वो होगा? क्या वो भी नहीं होगा। यानी कि मेन चीज होती है, फार्मर्स एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर, जो सबसे दुख दुख की बात ये है कि क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि अपने जो फार्मर्स होते हैं, जिनकी वजह से आज अपन खाना खा पा रहे हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। फर्स्ट है मैनिपुलेट बाय द बिग ट्रेडर्स, यानी कि जो बिग ट्रेडर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, वो कहीं कहीं उनको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? फार्मर सफर फ्रॉम द Farmers suffer from the faculty of the weight machine, and they provide the false information about the market rate at which also the manipulate the account of the farmer while selling। ठीक है, उनको क्या होता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, एक्सप्लोटेशन किया जाता है फार्मर्स का, कि उनको प्रॉपर जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो नहीं पता पड़ पाती है, या फिर कह सकते हैं कि ओवर वेट्स, यानी कि जो मशीन्स में कहीं कहीं जो मशीन्स होती है उसमें कुछ वो ऊपर नीचे कर देता है, जिसके कि जो जितना वेट होता है, मान लीजिए 10, जैसे कि 1 क्विंटल उन्होंने ओनियंस मतलब दिए थे उस ट्रेडर्स को, लेकिन वो उसकी जो क्वांटिटी वो कम बताता है, कम बताएगा तो पैसे भी कम देगा। ये कुछ एक्सप्लोटेशन होते हैं किसके? आपके मेरे या फिर फार्मर्स के। तो मैनिपुलेट ऑफ द आपके फार्मर्स। ठीक है। फिर लैक ऑफ द मार्केट इन्फॉर्मेशन, उनके पास में कोई टेक्नोलॉजीज नहीं होती है, देन आफ्टर कोई फोन्स नहीं होते, सेल्स फोन्स नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन जो उनको ग्रैप होनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए कि क्या क्या मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहा है, किस चीज का क्या सीजन, मतलब सीजन तो उनको पता होता है नो डाउट, लेकिन कंज्यूमर क्या चाहता है, किस क्वालिटी का चाहता है। देखो सीधी सी बात है ना कि कुछ चीज देसी आती है, कुछ उसके अंदर ब्रीड्स आती है अलग अलग,
देन आफ्टर वेराइटीज आती है, तो कंज्यूमर क्या विलिंग कर रहा है, क्या उसको एक्चुअल में नीड है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो फार्मर होता है वहां तक वो चीजें नहीं पहुंचती। तो लैक ऑफ द मार्केट इन्फॉर्मेशन, फार्मर face to the sale the lower price due to the lack of the information and price of the prevailing in the market, यानी कि मार्केट के अंदर क्या प्राइस चल रही है वो उसको नहीं पता पड़ता है। तो जो भी उसको मतलब लो लो रेट में उसको वहां से जो भी उसके क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं, वो सेल आउट कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन। फिर लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बारिश आ जाएगी या फिर कोल्ड है या फिर यानी कि कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसा होता है जो कि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही रखा जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है, रखा जाता है, कोल्ड किया जाता है, तो वो चीज़ें उनके पास में बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी या लेक ऑफ द असेट्स होते हैं, तो उनकी वजह से वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लो रेट के अंदर भी मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम फॉर कीप देयर वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स फॉर लॉन्ग टाइम एवरी इवन टुडे मोर देन 10% गुड्स प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स आर द वेस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज फैसिलिटीज उनके पास में नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी इंडिया में 10%, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 10% जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ storage facility, ठीक है। Therefore the government intervention is the improvement important to regulate the activities in the private traders, यानी इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अब कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसको अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर रेगुलेट मार्केट टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम मैनिपुलेट द सेलर और ब्रोकर्स, जो इंटरमीडिएट होते हैं जो उनको सही प्राइस नहीं देते हैं या फिर जो और मतलब जो वेट जितना एक्चुअल वेट होता है उतना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट नहीं बताते हैं, जिससे कि उनकी प्राइस कम हो जाती है। तो ये बोला रेगुलेट मार्केट एक हमने सिचुएटेड किया जहाँ पर जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किनको फार्मर्स को किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, जो इंटरमीडिएट होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू प्रोवाइड द फैसिलिटी लाइक रोड वेयर हाउस, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी दी जाती है, अच्छी रोड्स वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज भी आजकल गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिले। फिर कोऑपरेटिव मार्केटिंग टू रियलाइज द फेयर प्राइस फॉर द फार्मर प्रोडक्ट, यानी कि जो फार्मर्स के प्रोडक्ट होता है उनको पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस रेट के अंदर बिकना चाहिए उनके लिए भी उनको अवेयर किया जाता है। डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू प्रोवाइड द सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस टू सपोर्ट द फार्मर्स, सच प्राइस रिगार्ड्स एज द ऑफर प्राइस, ठीक है। कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने इशू किया जिसकी वजह से उससे उस पर्टिकुलर प्राइस टैग के नीचे से आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है 20 रुपए का, तो 20 रुपए के नीचे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स आउट कर दिया, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, ठीक है, the FCI by the wheat and the rice to the maintain the buffer stock. Buffer stock is the created by the year of the surplus used during the shortage, यानी कि बफर स्टॉक के लिए इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी देश के अंदर या फिर कंट्री के अंदर जब शॉर्टेज जैसी कंडीशंस आ जाती है उस केस के अंदर अपन क्या करते हैं, बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, और जो पीपल है जो पॉवर्टी जब चल आएगी पॉवर्टी तब उस स्टॉक को अपन क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर, यानी कि लोगों तक वो जो प्रोडक्शन है जो बफर स्टॉक है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, it operates through at the network of the region of at the fair price shops. Fair price shops offer the essential commodity. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की ही कुछ ऑथराइज्ड शॉप्स या फिर डिपार्टमेंट होते हैं जिसके वहां पर जो सरकारी उपभोक्ता आप बोलते हैं वो सभी पीडीएस के ही एक पार्ट बोल सकते हो, जहाँ पर है रीजनेबल चीजें के अंदर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द either a change in the crop pattern or the farmer helps with option from the other non-farming product option like the poultry, elephantries, husbandries, fishings, यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स के एग्रीकल्चर के अलावा जो जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन में डाला गया, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब कि फार्मर्स को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है, इतना अवेयर किया जा रहा है कि आप खाली क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहो, आप कुछ अदर एक्टिविटीज भी होती है प्राइमरी सेक्टर्स में वो भी आप कर सकते हो। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन, ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, there is a greater risk of a dependent on the exclusively on the farming for the livelihood to
प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्टेन फ्रॉम रूरल पीपल। ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अब डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो उससे क्या होगा देख लेते हैं। इट हेल्प इन द रिड्यूसिंग रिस्क फैक्टर ऑफ दैट द फार्मर डू नॉट लूज देयर ऑल द रिसोर्सेज इफ वेदर डज नॉट फेवर टू द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका फर्स्ट बेनिफिट ये कि मान लीजिएगा अगर आप सब क्रॉप्स नहीं उगा, अगर सब क्रॉप्स उगा ली, अगर जो वेदर है वो आपके फेवर में नहीं रहा है, मान लीजिएगा आपको ज्यादा बारिश चाहिए और ज्यादा बारिश नहीं हुई तो आपकी क्रॉप सब खराब हो जाएगी। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करोगे, आपने क्या किया, थोड़ा पार्ट के अंदर क्रॉप्स उगा दी और मतलब ग्रो कर दिया, एंड जो थोड़ा पार्ट था लैंड का उसमें आपने अलग एक्टिविटीज कर दी, हस्बेंड्रीज कर ली, एनिमल हस्बेंड्रीज कर ली, फिशिंग कर लिया, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो कह सकते हैं कि जो पैटर्न होता है वो फॉलो कर दिया, तो हो सकता है कुछ क्रॉप्स को मिनिमम जो रेन होती है उसकी वजह से भी वो ग्रो कर लेती है। तो इससे अगर डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो सब रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होगा, तो जिसके वजह से अच्छा एक ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। सिंस द मल्टीपल क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द स्मॉल फील्ड, the production increase then the fold which ensure the increase in the income of the farmer। जब आप मल्टीपल क्रॉप्स प्रोडक्शन का इंक्रीज करोगे, पैटर्न यूज करोगे, तो आपको जो इनकम है वो भी आपकी बढ़ेगी। द एग्रीकल्चर सेक्टर हैवली in India, therefore it make the provides the additional employment in rural areas। ठीक है, जब आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाई इन द फैक्ट दैट इफेक्टिवली इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड इन द कंट्रोल पिट्स अट्रैक्ट्स, यानी कि जो पिट्स अट्रैक्ट्स होंगे उनसे भी आप बचोगे। और मिक्स क्रॉपिंग जब आप करोगे या फिर डाइवर्सिफिकेशन करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा सर, उसकी वजह से जो फर्टिलिटी होगी लैंड की वो भी बढ़ेगी। नॉन फार्मिंग एरिया ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जब डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली, अलग अलग आप मिक्स क्रॉपिंग का भी यूज कर सकते हो। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, जो भी बोर्ड्स बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना। नॉन फार्मिंग एरियाज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एनिमल हस्बेंड्री कंसर्न विद द ब्रीडिंग, रियरिंग एंड द केयरिंग फॉर द एनिमल, यानी कि एनिमल्स की जो भी स्टडी की जाती है या फिर उनके देखभाल, ठीक है, वो सब होता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एंड लाइव स्टॉक द फार्मिंग, कैटल, फिर कैटल है, गोट, हैन आर द, ये इनके अंदर स्पेशली ब्रीड होती है। फिर डेयरिंग क्या होती है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन के बारे में जब बात करते हैं, वो डेयरिंग एक्टिविटीज हो गई, फिर डेयरिंग फील्ड्स हो गए, ये सब। डेयरिंग इज द ब्रांच ऑफ द एग्रीकल्चर विच in which involve the breeding, raising and the utilization of the dairy animals from the production of the milk and at the various dairy products processed from it। ठीक है, यानी कि जहाँ वो उन सारी एक्टिविटीज की बात करेंगे जहाँ से आपको मिल्क गेट होता है। ठीक है, जैसे काऊ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, गॉट मिल्क है, कैमल मिल्क है, जहाँ से मतलब मिल्क का जो जहाँ से प्रोडक्शन मिलता है आपको, उन सब की स्टडी की बात करेंगे, एनालिटिकल करेंगे, वो डेयरी फार्मिंग में आएगा। फिर है ऑपरेशन फ्लड, इट वाज started by the National Dairy Development Board (NDDB) in 1970 under the expert guidance under Dr. yes नाम को याद रखना, Vergies Yeroms। The objective of this program was to create the nationalist guide। इसको रीड कर लेना है ना, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है उसको रीड कर लेना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। फिर इसके ऑब्जेक्टिव देख लेना एक बार। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, it refers to the part of the cultivation of the fruits, vegetable, and the tuber plant, the flowers, medicines, and the organic plant and the species in the promotion crops। ठीक है, इसको भी एक पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, यानी कि जब बात करते हैं किसकी, कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी स्टडी की बात करेंगे, किसकी स्टडी की बात करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर इसके ऑब्जेक्टिव से एक बार रीड आउट कर लेना, सफिशिएंट है। फिर गोल्डन रिवोल्यूशन किसके लिए बोला गया अपने, गोल्डन रिवोल्यूशन क्या होता है, येलो रिवोल्यूशन किसके लिए, और फिशिंग क्या। ठीक है, ये कब से कब आया था, 1991 to 2003 was the period of the golden revolution। This is the relevant of the production of the honey and the horticulture। golden revolution अगर कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कब से कब हुआ था, 1991 to 2003 तक। इसके अंदर जो बात की जाती है, कौन सी एक्टिविटीज की बात जाती है, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू शिफ्ट द क्रॉपिंग पैटर्न इन द फेवर ऑफ द क्रॉप विद द हायर रिटर्न। ठीक है, इंक्रीज द हार्वेस्टिंग, इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक्स इन द कल्टीवेशन। फिर येलो रिवोल्यूशन किसके लिए आया था, तो ये पता होना चाहिए, येलो रिवोल्यूशन मस्टर्ड सीड्स के लिए आया था। ठीक है, सरसों के लिए आया था येलो रिवोल्यूशन। फिर फिशिंग, व्हेन पीपल आर एंगेज विद द फिश रिलेटेड एक्टिविटीज,
जो फिश के रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको फिशिंग एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट किया गया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट रेफर टू द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग दैट द डील्स विद द यूज ऑफ द कंप्यूटर। फिर टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये तो सब इजी पॉइंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ द फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रो विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि वो जब आप बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यानी कि जब आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हो, क्रॉप को ग्रोज करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको केमिकल्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो सीड्स होती है उनका यूज करोगे, आप उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग फार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इतने से लिखनी है आपको, है ना, बाकी इसको रीड आउट करना है नॉर्मली आपको, ठीक है बच्चों। तो मेन मेन मैंने आपको बता दिया था, अब आपको मैं एक बार फटाफट रिकैप करवा देता हूँ जो मेन मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सबसे पहले है आपको रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। फिर है रूरल क्रेडिट, इसमें इंफॉर्मेशन और नॉन इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये है। फिर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फिर है गोल्डन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होता है। बस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें आपको पता है तो सफिशिएंट है। जो बोर्ड्स का जो पेपर बनेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। तो आज अपन ने जो पर्टिकुलर चैप्टर की बात की, वो किस चैप्टर की बात की सर, रूरल डेवलपमेंट की बात की। इसके दो पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड। दो पार्ट के अंदर आपको पूरा जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है वो अच्छी तरह से खत्म हुआ है, बहुत अच्छी तरह से बोलो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से खत्म हो गया। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन ने आपका जो कह सकते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर था वो बहुत ही अच्छी तरह से खत्म किया, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।